मैं किसान परिवार से हूँ, किसान का बेटा हूँ और किसानों की हर संघर्ष की आवाज़ को समझता हूँ, किसानों की दर्द को समझता हूँ। मैं किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। इस भारत में यदि कोई उठाने वाला है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई उठाने वाला है तो वो राष्ट्रीय लोकदल है। भारतीय जनता पार्टी में इस चीज़ की कमी थी, वो किसानों की आवाज़ को दबाते थे। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज हम खास मुलाकात के लिए आए हैं प्रसन्न चौधरी जी के पास। प्रसन्न चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता है। इससे पहले वो 5 साल तक बीजेपी में रहे और अब उन्होंने लोकदल ज्वाइन कर ली है। लोकदल ज्वाइन करने के पीछे की कहानी भी हम उनसे समझेंगे और जो ये विचार उनके कैसे उनके मन में आए उसको भी समझेंगे, तमाम बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकदल की एक बहार देखी जा रही है, कई सारे बड़े नेता, कई सारे कद्दावर नेता अब जो है लोकदल की ओर जा रहे हैं। ये रुझान क्यों बढ़ रहा है, इस पर भी समझेंगे और बातचीत करेंगे और वो उनका पर्सनल जो व्यू है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रसन्न जी, आपका स्वागत है न्यूज 80 के इस खास कार्यक्रम में। राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा आपसे सवाल सबसे पहले यही है कि आप 5 सालों तक बीजेपी में रहे और अब यहाँ आने के बाद आपके मन में क्या चल रहा है, पहला सवाल। देखो राहुल भाई, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि मैं बीजेपी में रहा, लेकिन मैं किसान फैमिली से हूँ और किसानों के दर्द को समझता हूँ। हमारी फैमिली चौधरी चरण सिंह की मसीहा की तरह मानती है, हम सब उन्हीं के अनुयायी हैं। बीजेपी में गया, मैं ये समझता था कि भाई हम किसी भी प्लेटफार्म पर खड़े होकर अपने किसानों की बात रखेंगे, किसानों के संघर्ष की आवाज़ उठाएंगे। लेकिन मैंने कई दफ़ा कोशिश करी, चिट्ठियाँ भी मैंने लिखी कि भाई किसानों को उनका वाजिब दाम मिलना चाहिए। जैसे आज बिजली की दिक्कत आ रही है, ये भी मैंने उनको एक चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराया था। तो मैं ये महसूस करा वहाँ रह कर कि वहाँ किसानों की उपेक्षाएं हो रही थी। जब किसानों की उपेक्षाएं होंगी तो हम कैसे किसानों का भला कर पाएंगे, कैसे हम राजनीति कर पाएंगे। तो मैंने ये समझा कि भाई किसानों को आवाज़ उठाने का अच्छा प्लेटफार्म राष्ट्रीय लोकदल है। राष्ट्रीय लोकदल को आपने अच्छा प्लेटफार्म समझा। एक चीज़ ये समझना चाहूँगा कि जब से किसान आंदोलन चल रहा है उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं किसानों की बात नहीं सुन रही सरकार, या उससे पहले आपके मन में कुछ चल रहा था ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये तो किसान आंदोलन से तो जागृति आई है, लेकिन ये पहले से ही था कि वो किसानों की बात नहीं सुन रहे थे। 7 साल पहले की बात मेरे याद है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की रैली थी मेरठ में और उन्होंने ये कहा था कि हम 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, लेकिन 7 साल बीत के कोई 14 दिन की कोई बात नहीं हुई। गन्ने पे 1 पैसा नहीं बढ़ाया। तो ये तो पहले से चल रहा था। हाँ, ये जरूर है, किसान आंदोलन ने इन बातों को जागृति दी, किसान को जागृत किया। बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं किसान जो है जागृत जरूर हुआ है और आपकी तरह बहुत सारे नेता जो है आरएलडी में अब आए हैं। अब आप लोग, क्या अपेक्षा आप लोगों को है आरएलडी में आने के बाद? क्या लग रहा है कि जो वजूद है, राजनीतिक वजूद अपना कद जो है वो कैसे बढ़ सकता है, और क्या लोकदल के लिए आप लोगों ने क्या रणनीति तैयार की है कि लोकदल के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? देखो, आने वाले तो जो आए हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग आए हैं, अच्छी बात है, सबकी समझ में आया कि भाई किसान को संघर्ष की बात करनी है। आज किसान दबता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति से वो अपना प्रभाव इन पर दिखा रहे हैं और ये एक व्यापारियों की पार्टी है, वो किसानों के बारे में नहीं सोचती। हम सब लोग इकट्ठे होकर किसानों की आवाज़ को उठाएंगे, संघर्ष करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे और जो समस्याएं हैं किसानों से पूछेंगे और उनसे कुछ से हम वाजिब भी हैं, उन समस्याओं को जानते हैं क्योंकि हम भी किसान फैमिली से हैं, और सारे संघर्ष करके, और इनका सबका निचोड़ क्या होता है, यहाँ जो संघर्ष की लड़ाई है वो है चुनाव। क्योंकि चुनाव में ही जवाब दिया जाता है। ये कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो जागृति ला रहे हैं, लेकिन असली जवाब तो चुनाव में दिया जाएगा। जब 2022 का चुनाव होगा, वोट की लड़ाई होगी और वहाँ किसान अपनी उन सारी बातों को याद रखेगा और इनके खिलाफ वोट देगा। इनके खिलाफ वोट देगा। मैं ये भी बता दूं, जो है जिला पंचायत चुनाव में क्या स्थिति रही इस बार विपक्ष की? बागपत की सीट छोड़ दीजिए, विपक्ष जो है कहीं भी अपना परचम नहीं लहरा पाया। आप लोग भी चुनाव में पूरी तरह थे, तो क्या लग रहा है कि क्या स्थिति रही ऐसी जो विपक्ष अपनी जो है दर्ज नहीं करा पा रहा जीत, और कहीं ना कहीं उनको एक वोट से 10 और 9 का जो
वो था एवरेज था, उसमें से 9 वोट आप लोगों को मिली विपक्ष को यानी कि, और 10 वोट जो है बीजेपी लेकर आई। जबकि जो है बीजेपी के पास में 4 कुल सदस्य थे जब वो जिला पंचायत सदस्य बनकर आए थे। तो क्या ऐसा रहा कि जो इस बीच में आप लोग उसको अपने जीत में नहीं बना पाए, जिला पंचायत अध्यक्ष जो है आप लोग नहीं दर्ज करा पाए अपने? राहुल भाई, ये बात तो जग जाहिर है, जनमत बीजेपी के खिलाफ हो चुका है। उनका जो धरातल है वो धरातल पे नहीं है, वो नहीं देख रहे हैं। और ये बिल्कुल स्पष्ट जनमत में आया कि 19 सीट में से 15 सीट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गई, केवल वो 4 जीते। रही बात हुई 10 कैसे हो गए, ये प्रत्यक्ष चुनाव तो जनता का है नहीं, ये तो अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें वोट डालते हैं। अब ये बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बात आ रही है कि उनके 6 कैसे हुए। 6 के होने के 2 रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है कि उन्हें प्रशासन ने दबाया हो, प्रशासन ने उन पर अनलग्न, उन पर प्रेशर डाला गया हो। दूसरा रीज़न हो सकता है कि वहाँ कोई पैसे का खेल हुआ हो। और ये दोनों बात हुई है। बागपत की कहानी हुई है, बागपत में भी उनके घर पे बुलडोजर सार के भेजे गए, जिला पंचायत सदस्यों को उठाया गया, कोशिश करी गई, आखिरी में उनका पर्चा भी कैंसिल कराने की कोशिश करी गई। लेकिन जनता ने इकट्ठे होकर जब ये दिखाई दिया कि भाई यहाँ खून खच्चर हो जाएगा और बिल्कुल एक तरफा जनता खड़ी होगी, तब प्रशासन को वहाँ दबना पड़ा। और यदि हर जिले में ऐसे ही होता, तो रणनीति के हिसाब से ऐसा ही होता, तो 100% यहाँ भी जीत होती। तो कहीं ना कहीं जो है बरगलाया गया, और वोटों को आप इशारा कर रहे हैं कि वोटों की खरीद फरोख्त भी इस चुनाव में हुई है। 100% हुई है, बिल्कुल हुई है। और प्रशासन ने दबाया भी है। 1-2 मुस्लिम कैंडिडेट थे, उनके घर पे पुलिस गई है। जो हिंदू कैंडिडेट थे उनके घर पे भी पुलिस ने दबाव दिया है। लेकिन उसका कुछ लोग होते हैं जो दब जाते हैं, कुछ लोग अपने उस पर खड़े रहते हैं, तो इसलिए हमारी 9 बची रहेगी। अच्छा प्रसन्न जी, मेरा एक सवाल है, जो जनता भी इस समय कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर महसूस भी कर रही है और कुछ ऐसे उठ भी रहे हैं, क्योंकि जब से आपने लोकदल में आप आए हैं, लोकदल को कहीं ना कहीं जो पुराने कार्यकर्ता थे उनके अंदर एक उम्मीद जगी है। क्योंकि जब बीजेपी में आप थे तो आपका एक अलग कद था, हालांकि आप उस समय चुनाव नहीं लड़ सके विधानसभा का, लेकिन आप लोगों की कहीं ना कहीं इच्छा तो होगी कि अब मैं जो है लोकदल में आने के बाद हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा। देखो, ऐसा है, मैं राजनीति करने आया हूँ, घर का मैं काम नहीं करता, बिजनेस में मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे फ्री छोड़ रखा है। तो यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं चुनाव तो जरूर लड़ूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं यहाँ एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह आया हूँ। यदि मुझे जनता मौका दे और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष मुझे कहें कि भाई चुनाव लड़, मैं उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाऊंगा। अच्छा, एक जो लोकदल के लोग भी अब एक सवाल पूछ रहे हैं, उनको जवाब आपसे मैं चाहूंगा। उन लोगों के लिए ये जवाब चाहूंगा कि जैसे अब आप लोग लोकदल में आए हैं, तो अगर बीजेपी से आप लोगों को टिकट नहीं दिया गया, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी से जब टिकट नहीं मिला प्रसन्न चौधरी को, तो प्रसन्न चौधरी ने लोकदल ज्वाइन कर ली। अब अगर लोकदल में टिकट नहीं मिलता है, ऐसी कोई बात होती है, तो क्या आगे का क्या रास्ता? मैं अभी आपको एक बात बताइए भाई, अभी टिकट तो कहीं बट नहीं रहे। अभी चुनाव होने में 6, 7, 8 महीने हैं, कोई टिकट कहीं नहीं बट रहा। न मैं किसी तय करके आया कि मुझे टिकट चाहिए। मैं केवल और केवल आया हूं क्योंकि मेरे अंदर किसानों की आत्मा है। मैं किसान परिवार से हूं, किसान का बेटा हूं, और किसानों की हर संघर्ष की आवाज़ को समझता हूं, किसानों की दर्द को समझता हूं। मैं किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आया हूं। मैंने ये समझा है, और ये हकीकत में सच्चाई भी है, कि किसानों के संघर्ष की आवाज़ इस भारत में यदि कोई उठाने वाला है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई उठाने वाला है, तो वो राष्ट्रीय लोकदल है। मैं वहाँ किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ, किसानों के दुख दर्द का साथी बनने के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी में इस चीज़ की कमी थी, वो किसानों की आवाज़ को दबाते थे। इस आंदोलन से ये जाहिर हो रहा है। 8 महीने से किसान वहाँ लौट रहे हैं, किसान वहाँ पड़े हैं, किसानों की कुछ समस्याएं हैं, उन पर 3 अध्यादेश थोप दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। और सरकार ये चाह रही है कि हम इन अध्यादेश को लागू करें, जबकि ज़रूरत नहीं है, जबकि जरूरत नहीं है। जो मूलभूत उन्हें आवश्यकता है, आपने डीजल पेट्रोल पे पैसे क्यों बढ़ाए? आप क्यों टैक्स वसूल कर रहे हो? जबकि आज से 5 साल पहले डीजल और पेट्रोल का रेट 60 रुपये था, आज वो 90 रुपये हो रहा है। और बिजली का बिल जो 200-250 रुपये था, आज वो 2000 रुपये हो रहा है। ये सारा का सारा बोझ किसान पे पड़ता है। आप एक तरफ तो कहते हो कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, दूसरी तरफ आप उन पे इतने टैक्स लगा देते हो कि किसान की आय तो 1/4 रहेगी। किसान तो आत्महत्या करने पर बिल्कुल तैयार बैठा है, उसके पास कुछ है ही नहीं, रोजगार उसका खत्म हो चुका है, फसलों से वाजिब दाम नहीं मिलता। ये MSP
की बात करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण शामली का ले लीजिए। अभी 20 दिन पहले यहाँ धरना हुआ था, 8-10 ट्रॉलियाँ जो हैं गेहूं की थी, जबकि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था और वो रजिस्ट्रेशन 20 दिन उस रजिस्ट्रेशन को हुए हो गए थे। सरकार उन्हें ले नहीं रही थी, 1600 रुपये में उन्हें बेचने को मजबूर कर रही थी। तो ये सब क्या है? तो ये सब किसान विरोधी इनकी मानसिकता है। मैं केवल और केवल किसानों की वजह से यहाँ आया हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो दर्द आप लोगों के अंदर है वो दिख रहा था और आप लोग जो है अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी कि किसानों के साथ ये आखिर हो क्या रहा है। अब आप जब लोकदल में आए हैं तो आप लोगों को यहाँ की रणनीति जो पहले से चली आ रही थी, क्योंकि अब लोकदल इस काफी समय से जो है बहुत पिछड़ी ही चली जाती थी। जब से किसान आंदोलन हुआ है उसके बाद जरूर कहीं ना कहीं एक उमंग लोगों के अंदर भी दिखी है। आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी में भी आपने बीजेपी की रणनीति भी देखी, अब लोकदल की रणनीति भी आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने लोकदल के काम करने के तरीके को जरूर देखा समझा होगा। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की अब कुछ रणनीतियां बदलाव होनी चाहिए, या जो जिस तरह से चल रहा है, या कोई नई रणनीति आप लोग बनाएंगे, या पुराने जो तरीके हैं उसी पर आप लोग आगे करेंगे? नहीं, देखो, हम सारे लोग चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं और चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने और चौधरी अजीत सिंह ने किसानों के लिए बहुत काम किया है। रही बात रणनीति की, ये तो एक किस्म से यज्ञ है, चुनाव एक यज्ञ है और उसमें हम रणनीति बना के चलेंगे। और यहाँ यदि वोटों की अंगणित लगाया जाएगा तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों की वोटें इतनी हैं कि यदि हम उन्हें समेट लें तो हम बीजेपी को फाइट देंगे। और रणनीति यही होगी कि हम जब किसानों की आवाज़ उठावेंगे तो किसानों को सब इकट्ठा करेंगे। किसानों में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सैनी भी हैं, कश्यप भी हैं, गुज्जर भी हैं, ठाकुर भी हैं, सब किसान हैं। और सबको किसान इस टाइम किसान सब दर्द में है, सब समझता है किसान अब उसके साथ क्या हो रहा है। ये धोखेबाजी नहीं चलने की, कब तक चलेगी? ये चुनाव में इसका जवाब जनता खुद दे देगी। हमारी रणनीति है, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, आप लोग तो जो है किसान एक कौम को एक साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अब ये आरोप, आप ही के लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार लेकर आ रही है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार है? क्या कानून है वो आना चाहिए? आप लोगों की मांग है उस पर? नहीं, कानून सरकार बनाएगी। देखो, संविधान में सबका हक होता है, हम तो संविधान की बात करेंगे। संविधान में सबका हक वोट डालने का है और कानून सरकार बनाओ उस तरीके से, जो उनका होगा। हम उस पर कोई टिप्पणी तो अभी करना नहीं चाहते। मतलब जो तौर तरीके हैं पहले वो समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद अपनी टिप्पणी आप करेंगे, ये साफ तौर पर। ये थे हमारे साथ प्रसन्न चौधरी जी, जो साफ तौर पर बता रहे थे अपने विचारों को लेकर उन्होंने व्यक्त किया। और बीजेपी में जब वो थे तो वो उनके मन के अंदर क्या चल रहा था, किसानों को लेकर उनके मन में क्या प्रति है, और वो किसान परिवार से भी आते हैं। और मैंने पहले भी जैसे आपको बताया है, वो जब बीजेपी में थे तो उनका एक अलग कद था, और जब वो लोकदल में आए हैं तो यहाँ एक लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद जगी है और लगने लगा है कि शायद अब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकदल है वो बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता हैं जो लगातार लोकदल को ज्वाइन कर रहे हैं और लोकदल में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक यही वजह भी है, किसान आंदोलन एक बड़ी वजह जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विचारधारा, किसानों को लेकर जो विचारधारा उनके प्रति दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसका असर 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि जिला पंचायत चुनाव और प्रमुख चुनाव में विपक्षियों का जो आंदोलन चल रहा था, क्योंकि किसान आंदोलन वो नहीं कहते, वो कहते हैं कि विपक्षियों का जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन की हवा निकल गई है। हालांकि विपक्ष ये साफ तौर पर कह रहा है कि ये धन बल के साथ में चुनाव जीता गया है, 2022 में उनको इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। अब ये कई सारे आरोप और प्रत्यारोप है, लेकिन देखना यही होगा कि लोकदल को जो एक उम्मीद जग रही है, क्या उसमें कोई जान डल पाएगी? जो गठबंधन है उस गठबंधन से क्या कोई फायदा हासिल होगा, या फिर जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ही बनी रहेगी? सहयोगी उदेश के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।